ओके, इन दो मैप्स को जरा ध्यान से देखिए। ये दोनों मैप्स एक ही डेटा दर्शा रहे हैं पोवर्टी रेट का, लेकिन दोनों की टाइमलाइन अलग अलग है। हमारा राइट वाला मैप है अभी रिसेंट 2022-23 के एस्टिमेटेड मल्टी डायमेंशनल पोवर्टी रेट का, जबकि ये लेफ्ट वाला मैप है 1960 के पोवर्टी रेट का। कैन यू इवन बिलीव कि 1960s में तमिलनाडु का पोवर्टी रेट बिहार से ज्यादा था, महाराष्ट्र ओडिशा से ज्यादा पुअर था, जबकि गुजरात का पोवर्टी रेट उत्तर प्रदेश से ज्यादा था। आज ये समीकरण काफी बदले हुए लगते हैं। नाउ लुक एट दिस। 1960 में स्टेट वाइज मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट, उस समय वेस्ट बंगाल मैन्युफैक्चरिंग और इंडस्ट्रियलाइजेशन में महाराष्ट्र और गुजरात के लेवल पर ही था। अनडिवाइडेड उत्तर प्रदेश और बिहार में भी इंडस्ट्रियलाइजेशन तमिलनाडु के लेवल पर था। इनफैक्ट इंडिपेंडेंस के बाद 1950 में तो बिहार और वेस्ट बंगाल ये दो स्टेट्स ही भारत का 92% आयरन एंड स्टील प्रोड्यूस करते थे और भारत का 48% यानी करीबन आधा इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट भी सिर्फ ये दो स्टेट्स ही प्रोवाइड करते थे। क्या आज ये स्टेट्स मैन्युफैक्चरिंग और इंडस्ट्रियलाइजेशन में कम्पीट कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं। आज बिहार और वेस्ट बंगाल इंडस्ट्रियलाइजेशन की रेस में दूर दूर तक नजर नहीं आते। भारत की मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री आज गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और कर्नाटका डोमिनेट कर रहे हैं। नंबर ऑफ फैक्ट्रीज की ही बात करें तो वेस्ट बंगाल भारत का चौथा सबसे ज्यादा आबादी वाला राज्य होने के बावजूद स्टेट नंबर ऑफ फैक्ट्रीज के मामले में भारत में 11th पोजीशन पर है। सेकंड मोस्ट पॉपुलर स्टेट बिहार के कंपेयर में छोटे से राज्य पंजाब में 4 गुना ज्यादा फैक्ट्रीज है। मिनरल रिच झारखंड से ज्यादा फैक्ट्रीज तो हिमालयन स्टेट उत्तराखंड में है और पूरे ओडिशा राज्य में उतनी ही फैक्ट्रीज है जितनी स्मॉल वेस्टर्न यूनियन टेरिटरी दादरा नगर हवेली एंड दमन एंड दीव में है, जबकि वो एरिया वाइज ओडिशा से 250 गुना छोटा है। आप भारत के किसी भी सोशल डेवलपमेंट या इकोनॉमिक डेवलपमेंट के डेटास देखें तो आपको रीजनल डिफरेंस की एक क्लियर लाइन आसानी से नजर आएगी। ये इमेजिनरी लाइन भारत को डेवलपमेंट के हिसाब से दो रीजन्स में बांटती है। लाइन के इस तरफ वेस्टर्न और साउदर्न स्टेट्स यानी मोस्ट ऑफ कोस्टल स्टेट्स, ऊपर कुछ नॉर्दर्न स्टेट्स और नेशनल कैपिटल टेरिटरी दिल्ली के आसपास का रीजन भारतीय स्टैंडर्ड के हिसाब से डेवलपिंग रिच रीजन माना जाता है, जबकि सेंट्रल और ईस्टर्न रीजन के कई हिस्से अभी भी अंडर डेवलप है और ये स्टेट्स डेवलपमेंट के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। इसे हम भारत के जीडीपी पर कैपिटा के डेटा से भी आसानी से समझ सकते हैं। अब आयरोनिकली ऐसा भी नहीं है कि भारत के इस अंडर डेवलप रीजन में रिसोर्सेज की कमी हो या कुछ हो, बल्कि ये रीजन तो जियोग्राफिकली और नेचुरली भारत का सबसे समृद्ध रीजन है। यहाँ भारत की सबसे ज्यादा फर्टाइल जमीन है। हिमालयन रिवर्स के कारण सिग्निफिकेंट वाटर रिसोर्स भी है। भारत का सबसे ज्यादा मिनरल और नेचुरल रिसोर्स भी इसी रीजन में है, जो इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है। भारत का मोस्ट पॉपुलस रीजन होने के कारण यहाँ सबसे ज्यादा यंग वर्कफोर्स भी है। तो फिर ऐसा तो क्या हो गया इंडिपेंडेंट इंडिया में कि भरपूर रिसोर्सेज होने के बावजूद भारत का ये रीजन डेवलपमेंट में इतना पीछे रह गया? एक कारण हम गेस कर सकते हैं कि इस रीजन के ज्यादातर स्टेट्स लैंडलॉक्ड है और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए कोस्ट लाइन सबसे बड़ी प्रायोरिटी रहती है ताकि इंपोर्ट एक्सपोर्ट सस्ता और आसान हो। लेकिन फिर पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड भी तो लैंडलॉक ही है। यहाँ इंडस्ट्रीज ज्यादा कैसे है? और ओडिशा एंड वेस्ट बंगाल कोस्टल स्टेट्स होने के बावजूद इंडस्ट्रियलाइजेशन में इतने पीछे क्यों है? देयर हैज टू बी समथिंग वे मोर देन दिस। लेट्स ट्राई टू फाइंड आउट। माय नेम इज फैनिल एंड आपने अभी ज्वाइन किया है द ग्राफिक अर्थ। वैसे लैंडलॉक स्टेट से याद आया, हमने रिसेंटली भारत के अपकमिंग ह्यूज वाटरवे प्रोजेक्ट के बारे में वीडियो बनाई है। कैसे भारत अपनी रिवर्स का यूज करके लैंडलॉक स्टेट्स को भी अब कोस्टल स्टेट्स के बेनिफिट प्रोवाइड करेगा। ये प्रोजेक्ट भारत के ट्रांसपोर्टेशन के लिए गेम चेंजर होने जा रहा है। आप उस वीडियो को भी जरूर चेकआउट करें। बैक टू द पॉइंट, आज भारत दुनिया की वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज में से एक है और अगर फ्यूचर प्रेडिक्शन सही रही तो भारत 2030 तक जर्मनी और जापान को पीछे छोड़कर अमेरिका और चाइना के बाद दुनिया का थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगा नॉमिनल जीडीपी के मामले में। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि दूसरी सभी बड़ी इकोनॉमीज के कंपेयर में भारत में शायद सबसे ज्यादा रीजनल इकोनॉमिक डिस्पैरिटी यानी असमानता है। वन ऑफ द मेजर इकोनॉमिक इंडिकेटर है जीडीपी पर कैपिटा। अगर हम छोटे राज्य और यूनियन टेरिटरीज को छोड़ दे तो बड़े राज्यों में सबसे ज्यादा जीडीपी पर कैपिटा है तेलंगाना में और सबसे कम जीडीपी पर कैपिटा है बिहार में। लेकिन इन दोनों के बीच डिफरेंस करीबन 6 गुना है। ये चाइना से कंपेयर करें तो चाइना में सबसे ज्यादा जीडीपी पर कैपिटा जियांगसू प्रोविंस में है और सबसे कम है गांसू प्रोविंस में। लेकिन इनके बीच डिफरेंस सिर्फ 3 गुना ही है। अमेरिका की बात करें तो यहाँ सबसे ज्यादा पर कैपिटा न्यूयॉर्क स्टेट में है और सबसे कम है मिसिसिपी स्टेट में और इनके बीच भी डिफरेंस करीबन 2 गुना ही है। ये क्लियरली दर्शाता है कि भारत में डेवलपमेंट काफी अनइवन हो रहा है। इस अनइवन डेवलपमेंट के साथ साथ भारत में एक वियर्ड सिचुएशन है। भारत के सबसे कम विकसित राज्यों में सबसे ज्यादा आबादी है। अब ऐसी सिचुएशन शायद ही किसी कंट्री में होगी, क्योंकि
क्योंकि जनरली अगर किसी भी रीजन की पॉपुलेशन ज्यादा है तो वहाँ ज्यादा वर्क फोर्स होगी, ज्यादा ट्रेड होगी, वहाँ की इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग होगी, तो वहाँ डेवलपमेंट भी कंपेरेटिवली ज्यादा ही होनी चाहिए। चाइना के मोस्ट पॉपुलस प्रोविंस ग्वांगडोंग, शानडोंग, हेनान, जियांगसू और सिचुआन वहाँ सबसे ज्यादा डेवलप भी है या एटलीस्ट एवरेज है। अमेरिका में भी सबसे ज्यादा जनसंख्या वाले स्टेट्स कैलिफोर्निया, टेक्सास, न्यूयॉर्क, फ्लोरिडा, पेंसिल्वेनिया काफी डेवलप भी है। लेकिन भारत में कई कारणों के चलते ऐसा नहीं है। भारत के टॉप 5 मोस्ट पॉपुलर स्टेट्स में सिर्फ महाराष्ट्र ही है जो काइंड ऑफ बेहतर कंडीशन में है। यहाँ सबसे ज्यादा आबादी वाले कई स्टेट्स सबसे ज्यादा अंडर डेवलप है। भारत के सिर्फ 3 सबसे कम ह्यूमन डेवलपमेंट वाले स्टेट्स बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश में भारत की करीबन 29% पॉपुलेशन रहती है, जबकि चाइना के 3 सबसे कम HDI वाले प्रोविंसेस तिब्बत, गुइजो और गांसू में चाइना की सिर्फ 4.7% पॉपुलेशन ही रहती है। इनफैक्ट चाइना के 10 लीस्ट डेवलप प्रोविंसेस में भी चाइना की टोटल सिर्फ 22% पॉपुलेशन ही रहती है, नोवेयर नियर टू इंडिया। अमेरिका में भी 3 लीस्ट डेवलप स्टेट्स में वहाँ की सिर्फ 2.2% पॉपुलेशन रहती है। इन देशों के पुअर रीजन्स में सबसे कम आबादी है, जिससे वो रीजन्स इन कंट्रीज के ओवरऑल परफॉर्मेंस पर इतना असर नहीं डालते, जबकि भारत में ये पूरा उल्टा है। भारत अभी भी अपने सबसे ज्यादा आबादी वाले कई राज्यों के फुल पोटेंशियल को पूरी तरह यूटिलाइज नहीं कर पा रहा है। इंडिया के इस अनइवन इकोनॉमिक और पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन के चलते देश को ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए बहुत ज्यादा चैलेंजेस का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि ऑब्वियसली भारत में भी हमेशा से ऐसा नहीं था। कुछ दशकों पहले तक हमारे भी सबसे ज्यादा आबादी वाले रीजन सबसे अमीर और प्रॉस्परस थे। अगर आप भारत के इतिहास को देखें तो दिल्ली से लेकर बंगाल तक का रीजन हमेशा से ही सब कॉन्टिनेंट का इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और रिलीजियस सेंटर रहा है। महाजनपद के टाइम से लेकर हाफ ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर तक 2500 साल पहले आयरन एज के दौरान सब कॉन्टिनेंट में 16 महाजनपद एस्टेब्लिश हुए थे। गंगा बेसिन की फर्टाइल जमीन और आयरन रिसोर्सेज के कारण यहाँ बड़े नगरों का विकास हुआ। लोहे के बढ़ते प्रयोग और सिक्कों के एज अ करेंसी डेवलप होने के बाद बेसिकली ये इंडस वैली सिविलाइजेशन के बाद भारत में अर्बनाइजेशन की सेकंड वेव थी। 16 महाजनपद में से 6 महाजनपद पांचाल, कोशला, मल्ला, काशी, वत्सा और सूरसेना पूरी तरह आज के उत्तर प्रदेश में ही थे। इसी टाइम पीरियड में यहाँ बौद्ध और जैन फिलोसॉफीज भी डेवलप हुई। महाजनपद के बाद इस रीजन में नंदा, मौर्य, सुंगा, गुप्ता और पाला एम्पायर्स ने रूल किया। बिहार लिटरली बिकेम द ग्रेटेस्ट सेंटर ऑफ लर्निंग इन ईस्टर्न वर्ल्ड। आज से 1500 साल पहले गुप्ता एम्पायर के दौरान यहाँ दुनिया की सबसे पहली रेसिडेंशियल यूनिवर्सिटी नालंदा महाविहार एस्टेब्लिश हुई। नालंदा और विक्रमशिला यूनिवर्सिटीज में इंडियन सब कॉन्टिनेंट के ही नहीं बल्कि कोरिया, जापान, चाइना, तिब्बत, इंडोनेशिया, ईरान और इवन तुर्की से करीबन 10,000 से भी ज्यादा फॉरेन स्टूडेंट्स और स्कॉलर्स स्टडी करने आते थे। इसके बाद यहाँ डोमिनेशन के लिए इस रीजन ने कई रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट्स देखे। पहले हिंदुइज्म, बुद्धिज्म और जैनिज्म के बीच और फिर इस्लाम और धार्मिक रिलीजन्स के बीच, जिससे यहाँ के एंशिएंट आर्किटेक्चर को नुकसान हुआ। नालंदा महाविहार भी इसी रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट का विक्टिम बनी थी जब 12th सेंचुरी के एंड में गुरिद डायनेस्टी के मिलिट्री जनरल बख्तियार खिलजी ने इसे डिस्ट्रॉय किया था। हालांकि इतने कॉन्फ्लिक्ट्स के बाद भी इस रीजन की शान में ज्यादा कमी नहीं आई थी। मुगल एम्पायर के दौरान नवाब ऑफ बंगाल के अंडर यहाँ इंडस्ट्रियलाइजेशन की शुरुआत हुई, स्पेशली इंडस्ट्रियल टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग विथ डाई टेक्नोलॉजी एंड मैकेनिकल डिवाइसेस। यहाँ बेस्ट मसलिन कॉटन फैब्रिक बनता था जो पूरी दुनिया में पॉपुलर था। इनफैक्ट बंगाल सूबा अकेला मुगल एम्पायर की करीबन 50% GDP जनरेट करता था, जो कि पूरी दुनिया की करीबन 12% GDP थी। उस समय के पूरे वेस्टर्न यूरोप से भी ज्यादा। इस टाइम तक ये रीजन कई कॉन्फ्लिक्ट्स होने के बावजूद सबसे ज्यादा समृद्ध था। लेकिन फिर आए ब्रिटिश। नवाब ऑफ बंगाल, बनारस किंगडम और सराउंडिंग प्रिंसली स्टेट्स के साथ 1757 में बैटल ऑफ प्लासी और 1764 में बैटल ऑफ बक्सर जीतने के बाद ईस्टर्न इंडिया में ब्रिटिश इन्फ्लुएंस शुरू हुआ। भारत में बंगाल रीजन सबसे पहले ब्रिटिश कंट्रोल में आया। ब्रिटिशर्स ने इंडियन टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरर्स पर बैन लगाया और ऐसी पॉलिसीज बनाई जिसने बंगाल की टेक्सटाइल इंडस्ट्री को बर्बाद कर दिया। बंगाल डी इंडस्ट्रियलाइज हुआ। 1760s में बंगाल से लूटे हुए पैसों के दम पर ब्रिटेन में पहला इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन शुरू हुआ और जल्द ही ब्रिटेन इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का लीडर भी बन गया। और यहाँ ईस्टर्न इंडिया में इंडस्ट्रीज के खत्म होने के कारण ज्यादातर लोगों को मजबूरन फिर से ट्रेडिशनल इनकम सोर्स एग्रीकल्चर में दाखिल होना पड़ा। अब ब्रिटिशर्स का सबसे बड़ा मोटिव यही था कि भारत से जितना हो सके उतना पैसा निकाला जाए। और जैसे कि उस समय भी मेजोरिटी पॉपुलेशन एग्रीकल्चर से ही जुड़ी हुई थी, तो ब्रिटिशर्स के लिए सबसे बड़ा इनकम का सोर्स जमीन का टैक्स ही था। ये टैक्स रेवेन्यू मैक्सिमम कलेक्ट किया जा सके, इसके लिए ब्रिटिश इंडिया में मल्टी
मल्टीपल रेवेन्यू कलेक्शन सिस्टम इंट्रोड्यूस की गई अलग अलग रीजन्स में। बंगाल, बिहार, ईस्टर्न यूपी और ओडिशा में परमानेंट सेटलमेंट पॉलिसी और जमींदारी सिस्टम लागू की गई। इसमें ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा जमींदार चुना जाता था, जो ज्यादातर भूतपूर्व प्रिंसली स्टेट्स के राजा या अमीर अपर क्लास के लोग होते थे। जमींदारों के पास बेसिकली किसानों के जमीन का ओनरशिप राइट होता था और उन्हें अधिकार दिया जाता था किसानों के पास से टैक्स कलेक्ट करने का। परमानेंट सेटलमेंट के अंदर टैक्स फिक्स कर दिया गया, यानी एग्रीकल्चर प्रोडक्शन ज्यादा हो या कम हो, आपको फिक्स टैक्स ही भरना पड़ेगा हर बार। इस टैक्स के 11 भाग किए जाते थे, एक भाग मिलता था जमींदार को और 10 भाग पे किया जाता था ब्रिटिश गवर्नमेंट को। जबकि रियोतवारी सिस्टम मद्रास, सिंध और बॉम्बे प्रेसिडेंसी में लागू की गई थी। इसमें किसान डायरेक्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट को ही टैक्स पे करते थे। यहाँ कोई मिडलमैन या जमींदार नहीं होता था। किसानों के पास ही जमीन की ओनरशिप भी होती थी जब तक वो टैक्स पे कर रहे हैं तब तक। यहाँ टैक्स कलेक्शन भी एग्रीकल्चरल आउटपुट से लिंक था, यानी ज्यादा एग्रीकल्चर प्रोडक्शन हो तो ज्यादा टैक्स भरना होगा एंड कम प्रोडक्शन हो तो कम टैक्स। और महलवारी सिस्टम नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया, पंजाब, आगरा और सेंट्रल प्रोविंसेस में लागू किया गया, जिसमें पूरे गांव को ही एक सिंगल यूनिट यानी महल के रूप में कंसिडर किया जाता था। पूरे गांव का कंबाइंड टैक्स विलेज हेड या विलेज कमेटी कलेक्ट करती थी और फिर वो ब्रिटिश गवर्नमेंट को पे किया जाता था। अब देखा जाए तो रियोतवारी और महलवारी सिस्टम के कंपेयर में जमींदारी सिस्टम किसानों के लिए बहुत ज्यादा नुकसानकारक थी। हालांकि महलवारी और रियोतवारी में भी किसानों को बहुत ज्यादा टैक्स पे करना पड़ता था, लेकिन यहाँ किसान अपनी जमीन के खुद ही मालिक थे। फिक्स टैक्स नहीं था तो सूखे के टाइम भी उनको ज्यादा परेशानी नहीं होती थी। बेसिकली किसानों के लिए काइंड ऑफ सिक्योरिटी थी, जबकि जमींदारी सिस्टम में लैंड ओनरशिप जमींदारों के पास होती थी। ज्यादातर जमींदार मोस्टली फार्मर्स का शोषण करते थे अपने फायदे के लिए। किसानों से ज्यादा टैक्स वसूला जाता था, जिससे यहाँ के फार्मर्स की हालत बद से बदतर हो गई थी। इसके कारण यहाँ सोशल इनइक्वालिटी भी क्रिएट हुई। जमींदारी सिस्टम ने ईस्टर्न इंडिया में डीप रूटेड कास्ट और क्लास बेस्ड हेट्रेड और पॉलिटिक्स के बीज बोए, जिसका असर इस रीजन में आज तक है। फिक्स टैक्स होने के कारण जमींदार और ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कभी प्रयास नहीं किया कि यहाँ की एग्रीकल्चर कंडीशन इंप्रूव हो। ये वन ऑफ द रीजन था अलोंग विथ अदर मिसमैनेजमेंट ऑफ ब्रिटिश राज गवर्नमेंट की ईस्टर्न इंडिया सबसे फर्टाइल और फूड सरप्लस रीजन होने के बावजूद ब्रिटिश रूल के दौरान यहाँ के लोगों को सबसे ज्यादा भूखमरी और फेमिन का सामना करना पड़ा। ब्रिटिशर्स के 200 साल के कोलोनाइजेशन पीरियड में करीबन 60 to 100 मिलियन यानी 6 से 10 करोड़ इंडियंस ने भूखमरी और स्टारवेशन से अपनी जान गंवाई। लास्ट मेजर फेमिन भी बंगाल में ही पड़ा था, द बंगाल फेमिन ऑफ 1943। ये 20th सेंचुरी का वन ऑफ द वर्स्ट मैन मेड डिजास्टर था, जिसने बंगाल में करीबन 30 लाख लोगों की जान ली थी। ये कोई जेनोसाइड से कम नहीं था। इंडियन सब कॉन्टिनेंट के ब्रिटिश कोलोनाइजेशन में आधे से ज्यादा टाइम तक कोलकाता ही ब्रिटिश राज की कैपिटल थी और बंगाल प्रेसिडेंसी ही सबसे ज्यादा पॉपुलेशन और इकोनॉमी वाला प्रोविंस था। बंगाल ब्रिटिशर्स द्वारा सबसे ज्यादा शोषण किए जाने के कारण यह ब्रिटिश राज का सबसे रिबेलियस प्रोविंस था। बंगाली कम्युनिटी में स्ट्रॉन्ग बंगाली नेशनलिज्म और इंडिपेंडेंस की भावना थी। बंगाल ने भारत को शायद सबसे ज्यादा फ्रीडम फाइटर्स दिए हैं और इवन बंगाली मुस्लिम ही पाकिस्तान मूवमेंट में भी सबसे ज्यादा एक्टिव थे, जिससे आगे चलकर टू नेशन थियरी के बेस पर भारत का बंटवारा हुआ। वैसे हमने बांग्लादेश की हिस्ट्री और जियोग्राफी पर भी एक डिटेल और बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो बनाई है, आप उसे भी जरूर देखिए। 1947 पार्टीशन का सबसे ज्यादा असर ईस्टर्न और नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया पर ही हुआ। बंगाल रिलीजियस डिफरेंसेस होने के बावजूद हिस्टोरिकली हमेशा से ही एक सिंगल इकोनॉमिक, कल्चरल और इथनिक जोन के रूप में रहा था। ये पूरा रीजन एक दूसरे से बहुत ज्यादा कनेक्टेड और डिपेंडेंट था। फर्टाइल ईस्ट बंगाल रॉ मटेरियल प्रोड्यूस करता था जो वेस्ट में कंज्यूम होते थे, जबकि इंडस्ट्रियलाइज्ड वेस्ट बंगाल मैन्युफैक्चर्ड गुड्स प्रोड्यूस करता था जो ईस्ट में कंज्यूम होते थे। पार्टीशन के बाद वेस्ट बंगाल ने बहुत लंबे समय तक फूड शॉर्टेज का सामना किया, क्योंकि ज्यादातर राइस प्रोड्यूसिंग डिस्ट्रिक्ट्स अब ईस्ट पाकिस्तान में चले गए थे। वेस्ट बंगाल की इंडस्ट्रीज ने भी सबसे ज्यादा सफर किया। जूट, पेपर और लेदर इंडस्ट्रीज का पूरा रॉ मटेरियल ईस्ट बंगाल से ही आता था। ईस्ट बंगाल ही बंगाल का करीबन 80% जूट प्रोड्यूस करता था। पार्टीशन के बाद वेस्ट बंगाल की इंडस्ट्रीज में रॉ जूट की कमी हो गई, जबकि ईस्ट बंगाल के जूट फार्मर्स के पास मार्केट ही नहीं बचा अपने रॉ प्रोडक्ट्स बेचने के लिए। इससे दोनों ही रीजन्स के इकोनॉमिक कंडीशन पर असर हुआ। अब देखें तो भारत के इंडिपेंडेंस के बाद सोशली और इकोनॉमिकली राज्यों के बीच ज्यादा डिफरेंस नहीं था। हाँ, कुछ कोस्टल रीजन्स और सिटीज जिनके पास नेचुरल ट्रेड बेनिफिट था और जिन्हें ब्रिटिश रूल के दौरान और भी डेवलप किया गया था, वो थोड़े ज्यादा विकसित थे, लाइक बॉम्बे, मद्रास और कलकत्ता। जैसे हमने पहले बात की 1960s के पॉवर्टी रेट की, तो हम देख सकते हैं कि स्टेट्स के बीच ज्यादा अंतर नहीं था। इनफैक्ट वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, ओडिशा और बिहार की कंडीशन बाकी राज्यों से थोड़ी अच्छी ही थी, लेकिन
लेकिन इसके बाद जो हुआ उसने पूरे समीकरण को ही बदल कर रख दिया। उस समय भारत में ह्यूज पॉवर्टी का कारण था हमारी कमजोर अर्थव्यवस्था। आजादी के बाद भारत लंबे समय तक सिर्फ एक कृषि आधारित इकोनॉमी ही थी, लेकिन अगर किसी भी इकोनॉमी को ग्लोबली सक्सेसफुल होना है तो उसके पास एक मजबूत इंडस्ट्रियल सेक्टर होना बहुत जरूरी है। ये रोजगार क्रिएट करता है, रिसर्च और डेवलपमेंट को प्रमोट करता है और अल्टीमेटली किसी भी सिविलाइजेशन को मॉडर्नाइज करता है। इनफैक्ट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इकोनॉमी के दूसरे सेक्टर्स जैसे एग्रीकल्चर और सर्विस सेक्टर को भी बूस्ट करता है। लेकिन इंडिपेंडेंस के बाद भारत का इंडस्ट्रियल सेक्टर काफी बुरी कंडीशन में था। उस समय इंडस्ट्रियल सेक्टर भारत की इकोनॉमी में 11.8% ही कंट्रीब्यूट करता था। अगर इसे कंपेयर करें आज से, तो आज 2024 में इंडस्ट्रियल सेक्टर भारत की इकोनॉमी में करीबन 30% का कंट्रीब्यूशन करता है। इंडिपेंडेंट के बाद भारत दुनिया से कम्पीट कर सके, इसके लिए इंडियन गवर्नमेंट ने भारत के इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए कई इंडस्ट्रियल पॉलिसीज बनानी शुरू की। अब किसी भी रीजन में इंडस्ट्री सेटअप करने के लिए सबसे जरूरी होता है इजी, चीप और कांस्टेंट रॉ मटेरियल और मिनरल्स का सप्लाई। इंडस्ट्री को सबसे ज्यादा खर्चा ट्रांसपोर्टेशन में ही करना पड़ता है। पहले रॉ मटेरियल को इंडस्ट्री तक लाने के लिए और फिर मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट के लिए पोर्ट तक पहुंचाने के लिए। तो इकोनॉमिकली इंडस्ट्री रॉ मटेरियल प्रोड्यूसिंग रीजन और पोर्ट से जितना नजदीक होगी उसके लिए वो उतना ही प्रॉफिटेबल होगा। अब भारत में सबसे ज्यादा कीमती मिनरल रिसोर्सेज का भंडार ईस्टर्न इंडिया के छोटा नागपुर प्लेटो में ही है। यहाँ भारत का 80% कोल डिपोजिट, भारत का 40% आयरन और 50% से ज्यादा माइका और बॉक्साइट, 95% काइनाइट और भारत का 90% से ज्यादा कॉपर रिसोर्स डिस्कवर हुआ है। तो इस रीजन और उसके सराउंडिंग स्टेट्स लाइक बिहार, ओडिशा, मध्य प्रदेश, वेस्ट बंगाल और उत्तर प्रदेश को पहले से ही एक नेचुरल बेनिफिट था इंडस्ट्री सेटअप करने के लिए। कोस्ट लाइन और पोर्ट्स भी यहाँ से ज्यादा दूर नहीं थे जिससे ट्रेड में कोई परेशानी हो। यहाँ तक कि इंडिपेंडेंस के पहले तक मेजर बिजनेस हाउसेस जैसे टाटा और दालमियास ने बिहार में ही अपनी इंडस्ट्री सेटअप की थी और भारत की ज्यादातर इंजीनियरिंग रिलेटेड इंडस्ट्रीज भी वेस्ट बंगाल में ही थी। जैसे हमने पहले बात की, 1950 में ये दो स्टेट्स ही भारत का 48% गुड्स मैन्युफैक्चर करते थे। आजादी के 5 साल बाद 1952 में भारतीय सरकार ने देश में फ्रेट इक्वलाइजेशन पॉलिसी इंप्लीमेंट की। इस पॉलिसी के अंडर अब इंडस्ट्रीज के लिए एसेंशियल आइटम्स जैसे मिनरल्स लाइक कोल, आयरन, स्टील और सीमेंट को ट्रांसपोर्ट करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट खुद इंडस्ट्रीज को सब्सिडी प्रोवाइड करेगी ताकि एक कांस्टेंट प्राइस पर मटेरियल्स पूरे देश में उपलब्ध हो सके। यानी अब बोकारो से पटना या कोलकाता मिनरल ट्रांसपोर्ट करने के लिए जितने पैसे लगते थे उतने ही पैसों में अब मिनरल्स बोकारो से मुंबई, चेन्नई और लुधियाना तक भी पहुंचाया जा सकेगा। इसने बेसिकली मिनरल रिच स्टेट्स के पास जो नेचुरल एडवांटेज था वो छीन लिया। वैसे गवर्नमेंट ने तो एक गुड विजन से ही इस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट किया था ताकि पूरे भारत में ओवरऑल इंडस्ट्रियलाइजेशन हो, ना कि सिर्फ कुछ मिनरल रिच स्टेट्स के आसपास। इस पॉलिसी से बाकी स्टेट्स को तो फायदा हुआ, लेकिन इसके लॉन्ग टर्म इफेक्ट से मिनरल रिच स्टेट्स को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। ट्रांसपोर्टेशन का फैक्टर हट जाने के कारण अब इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए सबसे जरूरी फैक्टर्स थे चीप और इजी जमीन और लेबर फोर्स की अवेलेबिलिटी, नजदीकी पोर्ट, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर और स्टेट गवर्नमेंट द्वारा प्रोवाइड होते डिफरेंट बेनिफिट्स। इस पॉलिसी के इम्प्लीमेंट होने से पहले इंडियन रेलवे पर 1 टन स्टील को जमशेदपुर से हावड़ा ट्रांसपोर्ट करने के लिए 30 रुपीज का खर्चा आता था, जबकि 1 टन स्टील को जमशेदपुर से मुंबई ट्रांसपोर्ट करने के लिए उससे 4 गुना 120 रुपीज का खर्चा आता था। अब फ्रेट इक्वलाइजेशन पॉलिसी इम्प्लीमेंट होने के बाद कैलकुलेशन कुछ इस तरह किया जाता था कि इन दोनों रूट के खर्चों को मिलाया जाता था, यानी 150 रुपीज, फिर इसे इक्वल डिवाइड करके दोनों पर लागू किया जाता था। यानी अब दोनों रूट के लिए सेम अमाउंट 75 रुपीज पे करने पड़ेंगे। इससे न सिर्फ कोलकाता के इंडस्ट्रियलिस्ट के पास जो 90 रुपीज पर टन का लोकेशन एडवांटेज था अपने मुंबई कॉम्पिटिटर के तुलना में वो लॉस हुआ, बल्कि अब कोलकाता के इंडस्ट्रियलिस्ट को पहले के कंपेयर में 45 रुपीज एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे सेम मटेरियल को पाने के लिए, जबकि यहाँ मुंबई के इंडस्ट्रियलिस्ट के अब 45 रुपीज बचेंगे पर 1 टन, जिसके कारण वेस्ट बंगाल, बिहार और ओडिशा की कई इंडस्ट्रीज लॉस में चली गई और दूसरे रीजन की इंडस्ट्रीज से कम्पीट नहीं कर पाई। इंडस्ट्रीज ने ईस्टर्न इंडिया को छोड़कर वेस्टर्न इंडिया, सदर्न इंडिया और नॉर्दर्न इंडिया में ट्रांसफर होना शुरू कर दिया। स्पेसिफिकली बड़ी सिटीज और पोर्ट रीजन्स लाइक महाराष्ट्र में मुंबई, पुणे, गुजरात में अहमदाबाद, आंध्र प्रदेश में हैदराबाद, कर्नाटका में बेंगलुरु, तमिलनाडु में चेन्नई, पंजाब और दिल्ली, जहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर थोड़ा बहुत डेवलप हो चुका था और लेबर फोर्स भी अवेलेबल था। पॉइंट टू बी नोटेड के FEP पॉलिसी सिर्फ कुछ गिने चुने लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट मिनरल्स पर ही लागू हुई थी, न कि सभी रॉ मटेरियल्स पर। यह पॉलिसी कॉटन पर लागू नहीं हुई थी जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री का रॉ मटेरियल था। कॉटन ईस्टर्न इंडिया को छोड़कर बाकी सभी जगहों पर उगाया जाता था। पॉलिसी के अंडर 1 टन कोल को रानीगंज से लुधियाना ट्रांसपोर्ट करने के लिए
49.2 रुपीस का खर्चा आता था, लेकिन उतने ही अमाउंट में कॉटन को फजील्का से हावड़ा ट्रांसपोर्ट करने के लिए उससे 3 गुना से भी ज्यादा 165.7 रुपीस का खर्चा आता था, क्योंकि कॉटन पॉलिसी में ना होने के कारण इस पर सब्सिडी नहीं मिलती थी। फ्रेट इक्वलाइजेशन के अंडर जब इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज ईस्टर्न इंडिया से वेस्टर्न और साउदर्न इंडिया में शिफ्ट हो रही थी, तब वेस्टर्न स्टेट्स ने कॉटन पर भी अपनी हेजेमनी बनाई ही रखी, जिससे ईस्टर्न स्टेट्स को एटलीस्ट टेक्सटाइल इंडस्ट्री तक सेटअप करने का मौका नहीं मिला। अब सोचे तो कोई इंडस्ट्रियलिस्ट वेस्ट बंगाल से अपने विंड टर्बाइन मैन्युफैक्चरिंग प्लांट को गुजरात में सेटअप करने की सोच सकता था, अगर उसे गुजरात में ज्यादा चीप लेबर और सब्सिडाइज जमीन मिले, क्योंकि टर्बाइन का रॉ मटेरियल स्टील FEP पॉलिसी में कवर्ड था। लेकिन एट द सेम टाइम कोई टेक्सटाइल सेक्टर का इंडस्ट्रियलिस्ट अपनी कॉटन मिल को महाराष्ट्र से बिहार में शिफ्ट करने की कभी नहीं सोच सकता, क्योंकि कॉटन तो महाराष्ट्र में ही चीप मिलता, एज कॉटन वाज नॉट सब्सिडाइज अंडर FEP। रिसोर्स रिच होने के बावजूद ईस्टर्न स्टेट्स इंडस्ट्रियलाइजेशन में बाकी स्टेट से हार रहे थे। रिसोर्स होना जैसे उनके लिए श्राप साबित हो रहा था। ये एक रिसोर्स कर्ज का फिनोमेना है जो भारत के अलावा और भी कई जगह देखा गया है, स्पेसिफिकली कई मिनरल रिच अफ्रीकन कंट्रीज में, जो आज भी दुनिया की वन ऑफ द मोस्ट पुअरेस्ट कंट्रीज है, क्योंकि इनके मिनरल्स के बेस पर यूरोपियन कंट्रीज डेवलप हुई थी और आज भी डेवलप हो रही है। वैसे फ्रेट इक्वलाइजेशन पॉलिसी एक लॉन्ग टर्म अफेक्टिंग पॉलिसी थी। इसका इम्प्लीमेंट होने के बाद डायरेक्ट इमीडिएट असर नहीं दिखा, असर दिखने के लिए भी दशकों का टाइम लगा। 1952 में पॉलिसी लागू हुई थी, लेकिन फिर भी आजादी के बाद एक दशक तक बिहार फास्टेस्ट ग्रोइंग इंडस्ट्रियल स्टेट था। 1951 टू 1961 के बीच बिहार का इंडस्ट्रियल आउटपुट 75% ग्रो हुआ था, मच मोर देन नेशनल एवरेज ऑफ 41%, जिससे बिहार में 1 लाख से ज्यादा नई जॉब्स क्रिएट हुई थी। लेकिन फ्रेट इक्वलाइजेशन पॉलिसी का असर शुरू होने के बाद बिहार का ये इनिशियल इंडस्ट्रियल बूम डिस्ट्रॉय हो गया। इसी के साथ वेस्ट बंगाल बॉम्बे से अपना इकोनॉमिक प्रभुत्व हारने लगा। बाय 1960s वेस्ट बंगाल की इंडस्ट्रीज सिर्फ 8.87 लाख लोगों को रोजगार दे रही थी, जबकि बॉम्बे की इंडस्ट्रीज अब 13.57 लाख लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे रही थी। 1951 में कलकत्ता भारत का सबसे बड़ा पोर्ट था, जो एनुअली 9.4 मिलियन टन कार्गो हैंडल करता था, कंपेयर टू बॉम्बे 7.5 मिलियन टन। बाय 1968 कलकत्ता पहले से चौथे नंबर पर आ गया विथ जस्ट 7.9 मिलियन टन कार्गो, कंपेयर टू फर्स्ट बॉम्बे 19 मिलियन टन, मार्मुगांव 8.8 मिलियन टन और विशाखापट्टनम 8 मिलियन टन। देश का इकोनॉमिक सेंटर अब धीरे धीरे ईस्टर्न इंडिया से वेस्टर्न और साउदर्न इंडिया की तरफ शिफ्ट हो रहा था। वेस्टर्न कोस्ट पर अहमदाबाद, बड़ौदा, बॉम्बे, पुणे इंडस्ट्रियल बेल्ट ने ईस्टर्न कोस्ट के कलकत्ता, आसनसोल, धनबाद इंडस्ट्रियल बेल्ट की जगह ले ली थी। पिछली हाफ सेंचुरी में वेस्टर्न और साउदर्न स्टेट्स जिनको फ्रेट इक्वलाइजेशन पॉलिसी का सबसे ज्यादा फायदा हुआ, वहाँ भारत की सबसे ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ देखी गई, जबकि ईस्टर्न इंडिया जो पहले मैन्युफैक्चरिंग पावर हाउस था, वो आज भारत का पुअरेस्ट रीजन है। फ्रेट इक्वलाइजेशन पॉलिसी ने भारत में असमान विकास किया। 1993 में यह पॉलिसी हटाई गई, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। पॉलिसी के पीरियड में जो भी थोड़ा बहुत वेस्टर्न और साउदर्न स्टेट्स में इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, उससे एटलीस्ट वहाँ कंज्यूमर मार्केट बनी, वो डेवलप हुए और वहाँ बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर बन गया, जिससे उन्हें 1991 के बाद शुरू हुए इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन में भी सबसे ज्यादा फायदा हुआ, क्योंकि अब फॉरेन इन्वेस्टमेंट के लिए भी सबसे एलिजिबल स्टेट्स यही थे। इनफैक्ट हमारे प्रीवियस फाइनेंस मिनिस्टर और प्रेसिडेंट प्रणब मुखर्जी ने भी एक्नॉलेज किया है कि मिनरल रिसोर्स और फर्टाइल लैंड होने के बावजूद बिहार और झारखंड की बैकवर्डनेस के पीछे कारण यूनियन गवर्नमेंट की फ्रेट इक्वलाइजेशन पॉलिसी ही है। हालांकि फ्रेट इक्वलाइजेशन पॉलिसी ही अकेला फैक्टर नहीं है ईस्टर्न और सेंट्रल इंडिया के बैकवर्डनेस के पीछे, बल्कि लोकल पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, ऐतिहासिक कारण, नेचुरल चैलेंजेस, सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन, फेलियर ऑफ इंस्टीट्यूशन और केंद्र सरकार का कंटिन्यूअस इग्नोरेंस और नाकामी, ये सभी फैक्टर्स के डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इफेक्ट के कारण ये रीजन आज बाकी राज्यों से डेवलपमेंट में पीछे रह गया है। भारत में फर्स्ट टू 11th 5-year प्लान पीरियड 1951 से 2012 के बीच प्लानिंग कमीशन के अंडर उत्तर प्रदेश और बिहार को भारत में सबसे कम पर कैपिटा डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर एलोकेट किया गया। मोस्ट ऑफ द टाइम भारत के नेशनल एवरेज से आधे से भी कम। फर्स्ट फाइनेंशियल प्लान पीरियड 1951 टू 56 में पंजाब को उत्तर प्रदेश और बिहार से 5 गुना ज्यादा सेंट्रल फंड मिला डेवलपमेंट के लिए। ये पैटर्न अगले कई दशकों तक चली। इस पूरे टाइम पीरियड में हरियाणा, महाराष्ट्र और गुजरात ने सेंट्रल गवर्नमेंट से बिहार और उत्तर प्रदेश के कंपेयर में डबल से भी ज्यादा फाइनेंशियल सपोर्ट रिसीव किया। ऑलरेडी बिहार और उत्तर प्रदेश के इंडस्ट्रीज और सर्विस सेक्टर रिलेटिवली अविकसित था, तो उनका फाइनेंशियल रिसोर्स बेस और स्टेट टैक्स कलेक्शन क्षमता भी कम थी। कमजोर एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी
कैपेसिटी के चलते बिहार और उत्तर प्रदेश केंद्र सरकार के स्पॉन्सर्ड डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए रिक्वायर्ड मैचिंग अपने खुद के स्टेट फंड्स मैनेज करने में भी असक्षम रहते थे, जिससे यहाँ जो सेंट्रल गवर्नमेंट से थोड़ा बहुत डेवलपमेंट फंड मिलता था वो भी ठीक से यूटिलाइज नहीं हो पाता था। कई बार इन स्टेट्स के हिस्से के अनयूज्ड फंड्स को दूसरे ज्यादा एफिशिएंट साउदर्न और वेस्टर्न स्टेट्स में ट्रांसफर कर दिया जाता था, और जैसे कि रिसोर्स एलोकेशन पार्टली रिसोर्स यूटिलाइजेशन कैपेसिटी पर डिपेंड करता है, तो उत्तर प्रदेश और बिहार को और भी कम फंड एलोकेट होने लगा। इसने अंडर डेवलपमेंट की एक ब्रूटल साइकिल बना दी। पॉलिटिकल फेलियर भी बड़ा रोल प्ले करता है। रिसोर्स रिच रीजन में रिसोर्सेज के कंट्रोल के लिए कई बार कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, जो वायलेंट पॉलिटिक्स, नक्सलिज्म, वीक डेमोक्रेसी, क्राइम और गैंग कल्चर में बढ़ोतरी, अनस्टेबल गवर्नमेंट और हॉस्टाइल एनवायरनमेंट क्रिएट करता है। ऐसी ही कुछ सिचुएशन बिहार और वेस्ट बंगाल में बहुत लंबे समय तक थी। 1977 से 2011 यानी 34 साल तक वेस्ट बंगाल में कम्युनिस्ट गवर्नमेंट पावर में थी अंडर यूनाइटेड लेफ्ट फ्रंट। कम्युनिस्ट गवर्नमेंट ने ब्रिटिश रूल से चली आ रही डीप रूटेड जमींदारी और सोशल इनइक्वालिटी को कम करने की कोशिश की। 19 लाख से ज्यादा लैंडलेस फार्मर फैमिलीज को जमीन रीडिस्ट्रीब्यूट करके, लेकिन इसी के साथ उन्होंने जैसे वेस्ट बंगाल के इंडस्ट्रियलाइजेशन को भी रिजेक्ट कर दिया। इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड कई कंट्रोवर्सीज हुई, कई इंडस्ट्रीज तो स्टेट छोड़कर भी चली गई, हेल्थ केयर और एजुकेशन सिस्टम भी डिस्ट्रॉय हुई। उत्तर प्रदेश और बिहार में डीप रूटेड कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स स्ट्रॉन्ग थी। लोग डेवलपमेंट के बजाय कास्ट के बेस पर अपना वोट डालते थे। कम्युनल पॉलिटिक्स और वीक लीडरशिप के चलते यहाँ सबसे ज्यादा पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी थी। 1961 टू 1990 के बीच 30 सालों में बिहार में 20 बार गवर्नमेंट बदली, जिसमें से कोई भी गवर्नमेंट अपनी 5 साल की टर्म भी पूरी नहीं कर पाई। जबकि उत्तर प्रदेश में 1991 से 2002 के 12 साल के टाइम पीरियड में 8 बार गवर्नमेंट चेंज हुई और 3 बार प्रेसिडेंट रूल लागू हुआ। एज अ रिजल्ट यहाँ ज्यादातर सरकारें अपनी वीक कैपेसिटी के कारण लॉ एंड ऑर्डर को लागू करने में, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को इम्प्लीमेंट करने में, फाइनेंशियल मैनेजमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने में निष्क्रिय रही। इन्वेस्टमेंट के लिए कॉस्ट और रिस्क भी बढ़ गया, जिसने इन्वेस्टर्स को दूसरे सेफ स्टेट्स की तरफ डाइवर्ट कर दिया। अब इस टाइम पीरियड में साउदर्न और वेस्टर्न स्टेट्स ने एजुकेशन, पॉपुलेशन कंट्रोल और बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने पर ज्यादा फोकस किया। 1991 के बाद इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन के दौरान भारत की इकोनॉमी दुनिया के लिए ओपन हुई। भारत में फॉरेन इन्वेस्टमेंट होना शुरू हुआ और सर्विस सेक्टर की ग्रोथ शुरू हुई। 90s में फोर्ड, टोयोटा, होंडा, माइक्रोसॉफ्ट, नोकिया, पैनासोनिक जैसी कंपनीज ने ऑब्वियसली वेस्टर्न और साउदर्न स्टेट्स को ही चुना। तब से लेकर आज तक भारत में हो रहे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में यही स्टेट्स डोमिनेट कर रहे हैं। 1991 टू 1998 के बीच बिहार में भारत का सिर्फ 0.1% और उत्तर प्रदेश में सिर्फ 1.96% फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हुआ। जबकि पर कैपिटा FDI महाराष्ट्र में 5019 रुपीज था, वो उत्तर प्रदेश में सिर्फ 289 रुपीज और बिहार में तो सिर्फ 89 रुपीज ही था। इवन आज भी कुछ ऐसा ही हाल है। 2019 से 2023 के बीच भारत का ओवरवेलमिंग करीबन 75% फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट सिर्फ 4 स्टेट्स महाराष्ट्र, कर्नाटका, गुजरात और तमिलनाडु में ही हुआ। FDI इकोनॉमिक ग्रोथ का एक ड्राइविंग फैक्टर कंसिडर किया जाता है। हाई FDI इन्फ्लो की वजह से साउदर्न और वेस्टर्न स्टेट्स की इकोनॉमिक ग्रोथ भी सेंट्रल और ईस्टर्न स्टेट्स से हाई रही है। इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन के बाद ओवरऑल भारत की इकोनॉमिक डिपेंडेंसी एग्रीकल्चर से इंडस्ट्री और सर्विस सेक्टर की तरफ शिफ्ट हो रही थी, लेकिन सेंट्रल और ईस्टर्न अंडर डेवलप्ड स्टेट्स में स्लो इकोनॉमिक डेवलपमेंट और वीक इंडस्ट्री एंड सर्विस सेक्टर के चलते इन राज्यों की इकोनॉमी लंबे समय तक एग्रीकल्चर पर ही डिपेंडेंट रही है। बिहार और उत्तर प्रदेश में आज भी करीबन 80% लोग रूरल एरियाज में रहते हैं, जो एम्प्लॉयमेंट के लिए डायरेक्टली या इनडायरेक्टली एग्रीकल्चर पर ही डिपेंडेंट है। उत्तर प्रदेश की 24.8%, बिहार की 22.3%, वेस्ट बंगाल की 23.53%, ओडिशा की 21.27% और मध्य प्रदेश की मैसिव 43.86% इकोनॉमी एग्रीकल्चर सेक्टर पर ही डिपेंडेंट है, सिग्निफिकेंटली हायर देन मोस्ट ऑफ साउदर्न और वेस्टर्न स्टेट्स। अब एग्रीकल्चर सेक्टर लो पेइंग लेबर जॉब्स के अलावा दूसरी हाई पेइंग जॉब्स ज्यादा मात्रा में नहीं क्रिएट कर सकता, जो स्ट्रॉन्ग इंडस्ट्री और सर्विस सेक्टर कर सकते हैं, जिससे ईस्टर्न और सेंट्रल स्टेट्स में रिक्वायर्ड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज की कमी है। यहाँ के यूथ को दूसरे स्टेट्स में माइग्रेट करना पड़ता है एम्प्लॉयमेंट के लिए। उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश और राजस्थान अराउंड 50% इंटर स्टेट माइग्रेंट्स का ओरिजिन है, जो मोस्टली इंडस्ट्रियलाइज्ड स्टेट्स की तरफ माइग्रेट करते हैं। हालांकि ये माइग्रेंट्स रिस्पेक्टिव स्टेट्स के इकोनॉमिक डेवलपमेंट में बहुत बड़ा योगदान करते हैं और ये भारत के अर्बनाइजेशन में बहुत जरूरी भी है। लेकिन इसी के साथ ये माइग्रेंट्स होस्ट स्टेट्स और सिटीज के लिए कुछ चैलेंजेस भी क्रिएट करते हैं। मेट्रो सिटीज में ओवर पॉपुलेशन, डेमोग्राफिक चेंज और अगर गवर्नमेंट सिटी के इंफ्रास्ट्रक्चर को
सफिशिएंटली डेवलप करने में फेल रहती है तो लेक ऑफ रिसोर्सेज के कारण मैनेजमेंट में भी प्रॉब्लम आ सकती है। ऑलरेडी भारत की कई मेगा सिटीज ये प्रॉब्लम्स फेस कर रही है। भारत को जल्द ही अपने सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वाले अंडर डेवलप्ड स्टेट्स को इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग बनाकर अभी जो रीजनल आर्थिक असमानता है उसे कम करना ही होगा अगर हमें ओवरऑल एज अ कंट्री डेवलप होना है तो, और तभी भारत स्टेबल रहकर दूसरी इकोनॉमी से कम्पीट कर पाएगा। हालांकि धीरे धीरे चेंजेस आ रहे हैं। पिछले 10 सालों में स्टेट वाइज कर्नाटका और तेलंगाना के बाद मध्य प्रदेश, ओडिशा और आसाम में सबसे ज्यादा पर कैपिटा ग्रोथ देखी गई, 224%, 206% एंड 204% रिस्पेक्टिवली। नीति आयोग के अनुसार भारत में पिछले 9 इयर्स में नियरली 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर आए, रिड्यूसिंग मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी फ्रॉम 29.17% इन 2013-14 टू 11.28% इन 2022-23। इस टाइम पीरियड में उत्तर प्रदेश में 5.9 करोड़ लोग, बिहार में 3.7 करोड़, मध्य प्रदेश में 2.3 करोड़, राजस्थान में 1.8 करोड़, वेस्ट बंगाल में 1.7 करोड़ और ओडिशा में 1 करोड़ लोग गरीबी से बाहर आए। पुअरर स्टेट्स में सबसे ज्यादा पॉवर्टी डिक्लाइन रिकॉर्ड किया गया, जो इंडिकेशन है डिस्पैरिटी के कम होने का। लेकिन अभी भी स्टेट्स के बीच सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक असमानता है। होपफुली ये फ्यूचर में कम हो। इंडियन गवर्नमेंट कई इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स पर काम कर रही है, स्पेसिफिकली ईस्टर्न और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के डेवलपमेंट को केंद्र में रखकर। लुधियाना से कोलकाता तक ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, पालघर से कोलकाता तक वेस्टर्न DFC और विजयवाड़ा से खड़गपुर तक ईस्टर्न कोस्ट DFC रेल लाइन। इसी के साथ वाराणसी कोलकाता एक्सप्रेसवे, खड़गपुर सिलीगुड़ी इकोनॉमिक कॉरिडोर, गंगा एक्सप्रेसवे, यमुना एक्सप्रेसवे, आगरा लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे, रायपुर रांची धनबाद एक्सप्रेसवे, गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे एंड मेनी मोर। गंगा और ब्रह्मपुत्र इंलैंड वाटरवे, कोलकाता सितवे कालाधान मल्टीमोडल प्रोजेक्ट और इंडिया म्यांमार थाईलैंड ट्राइलेटरल हाईवे। ये कुछ अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स है जो ईस्टर्न इंडिया के ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाएंगे, जिससे यहाँ इंडस्ट्रियलाइजेशन, ह्यूज इन्वेस्टमेंट और इकोनॉमिक बूस्ट होने की उम्मीद है। आप कमेंट में बताइए कि आपको लगता है कि हमारे ईस्ट और सेंट्रल स्टेट्स अपनी ऐतिहासिक ग्लोरी फिर से हासिल कर पाएंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही। आप वीडियो एंड तक देख रहे हैं तो आई एम श्योर कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।